एवरीवन, स्वागत है आपका द रेडियंस अब यूट्यूब चैनल में। दर्दा के डिस्कशन के दौरान पिछले वीडियो में हम लोगों ने लिंग्विस्टिक्स के पॉइंट को पढ़ा था। उसमें हमने सेशोरियन कॉन्सेप्ट को समझा था। अब उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे एंथ्रोपोलॉजी की। मोर देन एनी अदर ब्रांच ऑफ नॉलेज, इट वॉज the study of anthropology which first experimented with this Saussurian insight। जो सैश्योर ने कॉन्सेप्ट दिया है साइन का, साइन सिस्टम का, फ्री प्ले का नहीं, साइन सिस्टम, बाइनरीज, ये सारी जो बातें हैं, कह रहा है कि किसी और ब्रांच ऑफ नॉलेज से ज़्यादा स्टडी ऑफ एंथ्रोपोलॉजी में जो स्टडी की गई उसने काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट या कह लीजिए कि पहल एक्सपेरिमेंट किया सैशोरियन कॉन्सेप्ट्स इनसाइट को लेकर के। अमॉन्ग एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स इट वाज द फ्रेंच एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस who can be credited with popularizing this method of the study called structuralism। तो जिस तरह से सैशोरियन इंसाइट का यूज़ करके एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स जो है उन लोगों ने तमाम पोस्टुलेशंस रखे, तमाम बातें रखी, उसमें अगर हम क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस की बात करें, CLAUDE, क्लॉड लेवी, LEVISTRAUSS, क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस, कह रहे हैं कि इनको इस बात का क्रेडिट दिया जा सकता है किस तरह से इन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म को पॉपुलराइज़ किया, है ना। स्ट्रक्चरलिज्म के बेस में तो है लिंग्विस्टिक्स ही, लेकिन फर्दर उन कॉन्सेप्ट्स को कैसे इम्प्लीमेंट किया एंथ्रोपोलॉजी की स्टडी में लेवी-स्ट्रॉस ने, इसलिए उनको क्रेडिट दी जा सकती है एंथ्रोपोलॉजी में स्ट्रक्चरलिज्म के को पॉपुलराइज़ करने का, या इवन दिस पर्टिकुलर टर्म स्ट्रक्चरलिज्म को पॉपुलराइज़ करने का। जैसे है ना वो फ्रेज़ इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, दिया किसी अमेरिकन पेंटर ने वो टर्म था, लेकिन उसको पॉपुलराइज़ करने का श्रेय किसको जाता है? T.S. एलियट को जाता है। Saussure had merely predicted that, like language, other aspects of culture can also be studied as a science system। सैश्योर की बात करते समय हमने ये डिस्कस किया था कि सैश्योर ने ये प्रेडिक्ट किया था, उसको जस्टिफाई नहीं किया था, उसको क्लियर नहीं किया था, वो लैंग्वेज तक ही रह गए थे, लेकिन उन्होंने कहा ज़रूर था कि हम लोग जो हैं कल्चर्स, अदर कल्चर्स को भी जो है, अदर एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर को भी हम साइंस सिस्टम के अंडर में हम उसकी स्टडी कर सकते हैं। लेवी-स्ट्रॉस ट्राई टू लुक एट कल्चरल एक्सप्रेशंस ऑफ एबोरिजिनल पीपल एज अ सिस्टम ऑफ साइंस। उसके पहले ये लाइन समझ लीजिए, वी ऑल नो दैट एंथ्रोपोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन इवोल्यूशन। हम सभी को पता है कि एंथ्रोपोलॉजी क्या होती है। एंथ्रोपोलॉजी में हम क्या करते हैं? स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन इवोल्यूशन। वो ह्यूमन बीइंग्स जो इवोल्यूशन के प्रोसेस में हैं, यानी जो पूरी तरह से इवॉल्व नहीं हुए, जो ह्यूमन बीइंग्स इवोल्यूशन के प्रोसेस में हैं, उनकी स्टडी हम करते हैं एंथ्रोपोलॉजी में। एंड ऑफन दिस स्टडी इन्वॉल्व्स एंगेजमेंट विद वे ऑफ लाइफ of people relatively uncontaminated by changes wrought by the so-called modernity। और इसमें उनकी भी स्टडी इन्वॉल्व होती है, उनके वेज ऑफ लाइफ की स्टडी इन्वॉल्व होती है, वैसी वेज ऑफ लाइफ जो कि उन्हें मॉडर्निटी, सो कॉल्ड मॉडर्निटी से अनकंटामिनेटेड है। मतलब जो हम मॉडर्न होने के नाम पर तमाम पॉल्यूशन हमने इकट्ठा कर रखा है, तमाम तरह से चीज़ों को, वेज ऑफ लाइफ को कंटामिनेट कर रखा है, उस कंटामिनेशन से दूर है इनकी वेज ऑफ लाइफ। किनकी? जिन ह्यूमन बींग्स की हम स्टडी करते हैं एंथ्रोपोलॉजी में,
यानी एंथ्रोपोलॉजी में स्टडी हम क्या करते हैं, हम सो कॉल्ड मॉडर्निटी की स्टडी नहीं करते। सो कॉल्ड मॉडर्निटी के आने से पहले जो शुद्ध जीवन स्तर था या रहा है उसकी स्टडी करते हैं। अब उस पिछली लाइन को देखिए। लेवी स्ट्रॉस ट्राइड टू लुक एट कल्चरल एक्सप्रेशंस ऑफ एबोरिजिनल पीपल एज अ सिस्टम ऑफ साइंस। लेवी स्ट्रॉस ने, पहले तो समझिए कि एबोरिजिनल क्या होता है। अगर यहाँ पर समझने का प्रयास करें, एबोरिजिनल का मतलब तो है इंडिजिनस पीपल से, बीइंग द फर्स्ट और अर्लीस्ट नोन ऑफ इट्स काइंड, यानी पहल सर्वप्रथम कह लें, अपने प्रकार का सबसे पहला एक प्रजाति कह लें, समुदाय कह लें, ऑफ इट्स काइंड प्रेजेंट इन अ रीजन, एक पर्टिकुलर रीजन में, एक पर्टिकुलर क्षेत्र में जो सबसे पहले लोग रहे, यानी जो नेटिव्स हैं वहाँ के, है ना, उनकी बात करें तो एबोरिजिनल है। ठीक, तो यहाँ पर तो उसकी वो मीनिंग हो गई। वैसे आप समझ लें कि एबोरिजिनल जो टर्म है इसका लिटरेचर में यूज़ ऑस्ट्रेलियन नेटिव्स के लिए किया जाता है। ठीक है, जब लिटरेचर में एबोरिजिनल्स आएगा तो आप समझेंगे कि वहाँ पर अगर पर्टिकुलर स्पेसिफाई करना होगा तो ऑस्ट्रेलियन इंडिजिनस पीपल के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो लेवी स्ट्रॉस ने एबोरिजिनल पीपल के एक्सप्रेशंस को, कल्चरल एक्सप्रेशन को स्टडी करने की कोशिश की, किस तरह से, एज अ सिस्टम ऑफ साइंस, साइन के सिस्टम के बतौर, जो कि साइन का सिस्टम का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया उन्होंने, सेश्योर से लिया। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि इसमें हम उन वेज ऑफ लाइफ की स्टडी करते हैं एंथ्रोपोलॉजी में लोगों की, जो कि सो कॉल्ड मॉडर्निटी से अनकंटामिनेटेड है, मतलब उससे कंटामिनेट नहीं हुए हैं अब तक। और इसमें एक आयरोनिकल बात ये है, इन अ वे दिस इज़ अ पैराडॉक्सिकल भी है, विरोधाभासी है अपने आप में, enterprise because the mode of investigation is modern while the phenomenon to be studied is ancient। एंथ्रोपोलॉजी में जो हम अप्लाई करते हैं, जो तरीका अप्लाई करते हैं इन्वेस्टिगेशन का, इंक्वायरी का, वो तरीका तो मॉडर्न है, सो कॉल्ड मॉडर्न नहीं है, ध्यान दीजिएगा, मॉडर्न है। लेकिन जो स्टडी की मटेरियल है हमारा, जो ऑब्जेक्ट है स्टडी का, वो क्या है, वो एंशिएंट है। फेनोमेनन टू बी स्टडीज इज एंशिएंट। जिस फेनोमेनन की स्टडी करनी है इस मॉडर्न तरीके से, वो एंशिएंट है, पुराना है। इफ इट सो हैपेंड इन प्रैक्टिस दैट ऑफन द यूरोपियंस हु कंसीडर्ड देमसेल्व्स मॉडर्न वर इन्वेस्टिगेटर्स। कह रहा है कि ऐसा ज़्यादातर हुआ कि जो यूरोपियंस जिन्होंने खुद को मॉडर्न समझा वो इन्वेस्टिगेटर बने, while the non-European traditional societies which the Europeans considered as savage societies were fields of study। और जबकि जो नन यूरोपियन लोग हैं उनकी जो ट्रेडिशनल सोसाइटी रही, जिसको इन यूरोपियंस ने सैवेज सोसाइटी कहा। ध्यान दीजिएगा, ये टर्म बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना। यूरोपियंस ने नन यूरोपियंस की सोसाइटी को क्या कहा, सैवेज सोसाइटीज़। वही सैवेज सोसाइटीज़ इनकी ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी बनी। बात समझ में आ रही है, यानी यूरोपियंस ने स्टडी किया नन यूरोपियंस को, उनको स्टडी कर रहे हैं जिनको वो सैवेज सोसाइटीज़ डिक्लेयर कर चुके हैं। अब क्या होगा फिर, अगर ऐसा है तो क्या होगा, इट इज़ फ्रूटफुल टू रिमेंबर हियर। कह रहे हैं यहाँ पर एक बात ध्यान देने लायक है, द सेंटर मार्जिन एंड द कोलोनाइजर कोलोनाइज्ड बाइनरीज मेंशन्ड अर्लियर इन द एसे। जैसा कि हम लोग पहले बात कर चुके हैं, सेंटर मार्जिन बाइनरी की, कोलोनाइजर कोलोनाइज्ड बाइनरी की, तो इन बाइनरीज को यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। द पॉइंट इज द बल्क ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल नॉलेज was really constructed from the point of view of Europe। तो
ये जो एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड जो बल्क ऑफ नॉलेज कह लीजिए, जिसको हम नॉलेज का नाम देते हैं, एंथ्रोपोलॉजी से जुड़ा हुआ तमाम जो ज्ञान है, हालांकि नॉलेज की एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नॉलेज का ज्ञान होता नहीं है, ज्ञान बहुत वास्ट वर्ड है, फिर भी ट्रांसलेशन में हम जान लेते हैं कि यही होता है। तो जो बल्क यानी खूब एक बड़ा सा ढेर कह लीजिए एंथ्रोपोलॉजिकल नॉलेज का जो लगा करके रखा है यूरोपियंस ने, वो नॉलेज एक्चुअली नॉलेज नहीं है, वो कंस्ट्रक्टेड है। क्या है वो? कंस्ट्रक्टेड है। कंस्ट्रक्टेड क्या होता है? जब कोई बिल्डिंग आप बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उसमें कंस्ट्रक्ट करने में क्या प्लस पॉइंट है आपके लिए? वो ये है कि आप जैसा चाहें वैसा बनाएंगे। आप फ्लैट बनाना चाहें फ्लैट बनाएं, डुप्लेक्स बनाना चाहें डुप्लेक्स बनाएं, अपार्टमेंट बनाना चाहें अपार्टमेंट बनाएं। इट ऑल विल डिपेंड ऑन योर वे ऑफ थिंकिंग एंड योर डिज़ायर। तो कंस्ट्रक्टेड ये जो नॉलेज है एंथ्रोपोलॉजी का, वो क्या एक्चुअली है? कंस्ट्रक्टेड है। किसके द्वारा? यूरोपियंस के द्वारा। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ यूरोप, यूरोप के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन विच यूरोप वॉज द सेंटर, जिसमें उन सबों ने यूरोप को सेंटर बनाया, एंड द ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ वर द मार्जिन, और ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ को मार्जिन बना दिया। और इसीलिए जो ये उनका तरीका है स्टडी का, जिस तरह से उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया नॉलेज का, इसी को कहते हैं यूरोसेंट्रिक आइडियोलॉजी। नोट करिएगा पॉइंट, यूरोसेंट्रिक आइडियोलॉजी। यूरोसेंट्रिक का मतलब जिसके सेंटर में यूरोप हो। सिंपल सी बात है, मैंने पहले भी बताया कि जहाँ एक चीज़ सेंटर में आए दूसरी चीज़ मार्जिन में चली जाएगी। तो जैसे यूरोप सेंटर में आएगा, नन यूरोप जो है वो मार्जिनलाइज्ड हो जाएगा। लेवी स्ट्रॉस वॉज कॉन्शियस ऑफ दिस यूरोसेंट्रिक आइडियोलॉजी अंडरलाइंग द स्टडी ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। तो लेवी स्ट्रॉस इस बात से अवगत थे, मीन्स ही वॉज कॉन्शियस, उनको पता था, चूँकि वो भी यूरोप से ही हैं। लेकिन एंथ्रोपोलॉजी की स्टडी में किस तरह से ये यूरोसेंट्रिक आइडियोलॉजी काम करती है, ये बात उनको मालूम थी लेवी स्ट्रॉस को, एंड ही वॉज अवेयर ऑफ दिस फैक्ट। He developed his ideas critiquing this bias। तो इस बायस्डनेस, ये जो उसमें वैधता है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्रिटिकिंग की। किसकी? एंथ्रोपोलॉजी की। He postulated that the so-called savage mind was as intricate and complex as the minds of civilized Europeans। तो यहाँ पर उन्होंने एक बात कही है कि जिसको इन सबों ने, किसने? यूरोपियंस ने, जिनको सैवेज माइंड करार दिया, जंगली, सैवेज माइंड। तो वो सैवेज माइंड कह रहा है कि ये जो सो कॉल्ड सिविलाइज्ड यूरोपियंस हैं, देखिए कैसे सैवेज माइंड सिविलाइज्ड के अगेंस्ट एक बाइनरी के रूप में, एक सिविलाइज्ड अनसिविलाइज्ड तो होता ही है। यहाँ पर एक तरफ इन सबों ने अपने आप को सिविलाइज्ड कहा है और नन यूरोपियंस को सैवेज माइंड कहा है। तो लेवी स्ट्रॉस का कहना है कि इन मूर्खों को ये नहीं पता है, यूरोपियंस को ये नहीं पता है कि जिसको इन सबों ने सैवेज माइंड कहा है, सो कॉल्ड सैवेज माइंड, उनका दिमाग भी उतना ही इंट्रिकेट और कॉम्प्लेक्स है जितना कि यूरोपियंस का। ठीक है, इस बात को कैसे वो जस्टिफाई कर रहे हैं? एट लीस्ट दियर मिथ मेकिंग फैकल्टी डिमॉन्स्ट्रेटेड एज सच। तो चूँकि लेवी स्ट्रॉस का मेन फोकस माइथोलॉजी पर था, तो इसलिए ये बात उन्होंने क्लियर की है कि स्पेशली अगर मिथ मेकिंग की बात करें तो उनकी मिथ मेकिंग फैकल्टी से तो इतना ही यही पता चलता है। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बात है,
भले आप अलग अलग कल्चर की स्टडी करते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि मिथ मेकिंग में अलग अलग जितने भी कल्चर हैं, जितने इंडिजिनस पीपल हैं, अलग अलग जगह के एबोरिजिनल पीपल हैं, उनके मिथ को आप देखिएगा, पढ़िएगा, जानिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि वो उनका दिमाग कितना इंट्रिकेट और कितना कॉम्प्लेक्स है। और कई चीज़ें आपको मिलती जुलती नज़र आएंगी। मिथ की अगर बात करें तो कई चीज़ें आपको मिलती जुलती नज़र आएंगी। जैसे देखिए, अलग अलग कल्चर में हम अलग अलग मिथ्स पढ़ते हैं, है ना, लेकिन कुछ चीज़ें तो कॉमन मिलेंगी ही आपको। जैसे अगर मैं बात करूं सनातन धर्म की, जब हम आदि पुरुष की बात करते हैं या पहली महिला की बात करते हैं, तो उसमें नाम आता है मनु शतरूपा का, यानी वो पहले लोग जिन्होंने मानव संतति को जन्म दिया, जिन्होंने यानी जिससे मानव की उत्पत्ति हुई। तो मनु से मानव बना, मनु शतरूपा। वहीं अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल में आपको क्या मिलता है? एडम ईव, एक आदमी एक औरत। कुरान की बात कर लें, इस्लाम के मिथ की बात कर लें, आदम हवा। तो यहाँ एक चीज़ तो कॉमन आपको नज़र आई ना, कि जब आप मानव की उत्पत्ति की बात करते तो सब में वही कहानी मिलेगी आपको कि एक आदमी था, एक औरत। हालांकि सिंपल सी बात है भाई, मनुष्य की उत्पत्ति के लिए आदमी और दोनों की ज़रूरत होती है। तो जो भी मिथ बनेगा, जो भी कहानी बनेगी, वो तो ऐसी ही बनेगी कि उसमें आदमी और औरत रहें। बात समझ में आ रही है? तो क्या आपको लगता है कि ये मिथ मेकिंग इतना आसान है? ये जानकारी होगी तभी ना, जैसे आज ना हम पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ करके सब कुछ जानते हैं कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं। जब ये मिथ बने रहे होंगे तो ऑब्वियस है कि नॉलेज की फॉर्मेशन जो आज के समय में साइंस ने कर दी है वो तो नहीं रहा होगा। लेकिन इससे ये तो आप समझ सकते हैं कि हर एक कल्चर में लोगों ने ये समझ लिया कि कौन चीज़ कैसे हो रही है, उस आधार पर तो ये फ्रेम हुआ है मिथ। मैं ये केवल एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसके आधार पर आप तमाम चीज़ों को ट्रेस कर सकते हैं। क्योंकि सबसे आसान उदाहरण मुझे ये लगा तो मैंने ये आपको बताया। ठीक है, तो मिथ मेकिंग फैकल्टी, ये तो सिंपल मिथ रहा। अरे बड़े अच्छे अच्छे मिथ जो आप पढ़ते हैं अलग अलग कल्चर के, तो आप शॉक्ड रह जाएंगे कि क्या क्या सोच रखा है लोगों ने। भले ही चूँकि उसको मिथ कहते हैं, तो मिथ का मतलब ही होता है कि आप उसकी सच्चाई की गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन वो चीज़ इमेजिनेशन में पॉसिबल तो है। जैसे अभी मैंने कुछ दिनों पहले एक साउथ की मूवी देखी, उसमें क्या है, देखिए इमेजिनेशन कैसे वर्क करता है। आई वॉज रियली सरप्राइज्ड आफ्टर वॉचिंग दैट मूवी कि मतलब राइटर्स क्या क्या सोच लेते हैं। उसमें क्या था, जनरली आप हॉरर मूवी देखते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें एक भूत रहता है जो किसी के शरीर में आ जाता है, किसी इंसान के शरीर में आ जाता है और फिर अपना काम करता है। ठीक है, उसमें क्या देखा मैंने कि एक बिच है, एक कुतिया है जो मर गई है एक एक्सीडेंट के दौरान जिसमें कुछ लोग इन्वॉल्व थे। अब वो कुतिया जो है, उसकी आत्मा, उसका सोल किस में समाया हुआ है? एक कार में। तो और कैसे वो कार में जब उसकी आत्मा है तो कार कैसे वर्क कर रही है? उसकी जो दो हेडलाइट्स हैं, सामने की जो लाइट्स हैं, वो उसकी दो आँखें हैं। उसके जो चार पहिए हैं वो उसके चार पैर हैं। और जो पीछे
जहाँ से धुआं निकल रहा है गाड़ी में, वो उसकी पूंछ है। मतलब क्या इमेजिनेशन है। एक तो इंसान की जगह कुत्ते की आत्मा की बात कर रहे हो आप, कुतिया की आत्मा की बात कर रहे हो। दूसरे, उसकी आत्मा घुसी हुई है एक कार में। मतलब इमेजिनेशन देख रहे हैं आप। तो इस तरह के इमेजिनेशन के लिए दिमाग तो चाहिए। हाँ, अब बाकी आप लॉजिक लगाते रहें कि और कौन चीज़ क्या है क्या नहीं है, इससे नहीं मतलब है। बट इतना भी सोचना ऑब्वियस है, इतने इमेजिनेशन के लिए भाई दिमाग का लेवल होना चाहिए। तो मिथ मेकिंग जब होती है तो ऑब्वियस है उसके लिए ब्रेन की ज़रूरत होती है। आप जब अलग अलग मिथ्स पढ़ेंगे अलग अलग कल्चर के, तो आप इसको रियलाइज़ करेंगे। तो वही बता रहे हैं वो कि एट लीस्ट दियर मिथ मेकिंग फैकल्टी डिमॉन्स्ट्रेटेड एज सच। लेवी स्ट्रॉस का कहना है कि मिथ मेकिंग फैकल्टी उनकी देखने पर तो यही पता चलता है कि इनका दिमाग भी उतना ही कॉम्प्लेक्स और इंट्रिकेट मिलेगा आपको। वाइल स्टडिंग, यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लगता है कि प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, विच की जगह पर वाइल होना चाहिए। वाइल स्टडिंग द मिथ्स ऑफ बोरोरो ट्राइब्स he employed terms and methodology derived from Sassurian linguistics। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर उनकी फील्ड ऑफ स्टडी एंथ्रोपोलॉजी है। एंथ्रोपोलॉजी में वो सर्टेन कल्चर की स्टडी करेंगे। किसकी स्टडी कर रहे हैं? मिथ्स ऑफ बोरोरो ट्राइब्स। एक ट्राइब है जिसका नाम है बोरोरो। तो बोरोरो ट्राइब के मिथ की स्टडी की लेवी स्ट्रॉस ने, ठीक। और वो स्टडी के दौरान क्या किया? ही एम्प्लॉयड टर्म्स एंड मेथडोलॉजी डिराइव्ड फ्रॉम सैशोरियन लिंग्विस्टिक्स। उसकी स्टडी करते समय, बोरोरो ट्राइब के मिथ्स की स्टडी करते समय उन्होंने लिंग्विस्टिक्स के कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज़ किया। वो लिंग्विस्टिक के इंसाइट्स, टर्म्स और मेथडोलॉजी जो कि सैशोर के लिंग्विस्टिक्स से डिराइव्ड है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब यहाँ पर देखिए एक खूबसूरत एग्ज़ाम्पल देखने को मिलेगा आपको मिथीम का, MYTHEME, मिथीम। अच्छा, जैसे ही ये वर्ड सुन रहे हैं मिथीम, कुछ म करके लिंग्विस्टिक्स में याद आया? फनीम, मॉर्फीम होता है। फनीम क्या होती है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। मॉर्फीम क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड दैट हैज़ अ मीनिंग। फनीम में क्या होता है? इट इज़ मीनिंगलेस। लेकिन मॉर्फीम में क्या होता है? इट इज़ मीनिंगफुल। तो वही कह रहे हैं कि ये जो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया मिथीम का, देखिए कैसे लिंग्विस्टिक्स के कॉन्सेप्ट्स के पैरेलल आपको इसमें कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे। तो लेवी स्ट्रॉस ने जो कॉन्सेप्ट दिया है मिथीम का, MYTHEME, His mytheme, the minimum meaning making unit of a myth। देखिए ना, मीनिंग मेकिंग यूनिट। मीनिंग मेकिंग का मतलब, जैसे मॉर्फीम मीनिंग मेकिंग है, फनीम में मीनिंग नहीं होती लेकिन मॉर्फीम में मीनिंग होती है। तो मिथीम, द मिनिमम मीनिंग मेकिंग यूनिट ऑफ अ myth was an equivalent of morpheme of the study of linguistics। तो जैसे लिंग्विस्टिक्स में मॉर्फीम का कॉन्सेप्ट है, ठीक उसी आधार पर एंथ्रोपोलॉजी में मिथ की स्टडी करते समय उन्होंने मिथीम का कॉन्सेप्ट दिया, जो कि क्या होता है एक्चुअली मिथीम? द मिनिमम मीनिंग मेकिंग यूनिट। मीनिंग मेकिंग की सबसे छोटी यूनिट, ठीक है। देखिए, जो थोड़े बड़े थिंकर होते हैं, राइटर होते हैं, उनकी ये ख़ासियत होती है कि वो ज़रूर कोई ना कोई नया टर्म देते हैं। उनको शायद लगता है कि जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जो एग्जिस्टिंग एपिस्टमी है, उसमें जो वर्ड्स अवेलेबल हैं, शायद कोई वर्ड उनकी बात अच्छे ढंग से कहने में सक्षम नहीं है। दैट इज़ वाई दे इंट्रोड्यूस सम न्यू वर्ड्स। Moreover, he tried to interpret the individual myths as part of a generalized structure of mythology।
और बल्कि आगे बढ़ कर के उन्होंने जो अलग अलग मिथ्स है उनकी स्टडी की, तो उसमें ये बताने की कोशिश की कि एक बड़े स्ट्रक्चर का पार्ट है, बड़ा स्ट्रक्चर जो माइथोलॉजी है, ठीक है। तो छोटा स्ट्रक्चर जैसे मॉर्फिम की जगह पर मिथीम था, वैसे स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है STRUCTURE स्ट्रक्चर, जिसका कॉन्सेप्ट की जिसकी बात या जिस साइंस सिस्टम की बात की है सेश्योर ने, उसके ठीक पैरेलल यहाँ पर इन्होंने किसकी बात की, माइथोलॉजी की बात कर ली, ठीक है। थ्रू द स्टडी ऑफ मिथ्स कंक्लूजन्स अबाउट द माइंड ऑफ द सैवेज वर ड्रॉन। तो मिथ की स्टडी करते हुए जो सो कॉल्ड सैवेज लोग हैं उनके माइंड के बारे में कंक्लूज़न निकाला जा सकता है, बिकॉज इन स्ट्रक्चरलिज्म द वर्ल्ड और रियलिटी इज़ एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूटेड बाय माइंड्स वे ऑफ परसीविंग द वर्ल्ड एंड ऑर्गेनाइजिंग एक्सपीरियंस। क्यों है ऐसा करें? क्योंकि स्ट्रक्चरलिज्म में जो वर्ल्ड ऑफ रियलिटी है, जो रियलिटी का जो वर्ल्ड है, वो किससे कॉन्स्टिट्यूट होता है कि माइंड किस चीज़ को कैसे परसीव कर रहा है, दुनिया को कैसे एक्सपीरियंस को ऑर्गेनाइज कर रहा है। स्ट्रक्चरलिज्म का मेन आधार यही है। ह्यूमन नेचर was according to Lévi-Strauss a unified abstract structure governing concrete observable variations of cultural phenomena like myth। तो लेवी स्ट्रॉस के अनुसार अगर हम बात करें तो ह्यूमन नेचर क्या होता है? ह्यूमन नेचर यूनिफाइड होता है, मिला जुला, किस चीज़ का? एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर गवर्निंग कंक्रीट, जहाँ हम कॉन्क्रीट चीज़ों को गवर्न करते हैं एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर से। समझिए बात को, जहाँ पर हम कॉन्क्रीट चीज़ों को, जिसको हम अच्छे से विजुलाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं, वो चीज़ें गवर्न होती हैं एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर से। जैसे कैसे? जैसे ऐसे समझिए कि कैसे हम सिखाते हैं बच्चों को कि ईमानदार रहना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा जो है नैतिकता की ज़िंदगी जीनी चाहिए। तमाम ये जो बातें चाहिए करके हम सिखाते हैं, ये क्या है? ये एब्स्ट्रैक्ट नोशन है, ठीक है। और फिर क्या होता है, उसी को आधार बनाते हैं कि वो जो एक्सपीरियंस, जो उनका जो बिहेवियर है, जो क्लियरली विजिबल है हमारे लिए, जो कॉन्क्रीट रूप में अवेलेबल है, वो हमें नज़र आए। तो वहाँ पर क्या आप देख रहे हैं? कॉन्क्रीट को गवर्न कर रहा है क्या? एब्स्ट्रैक्ट। ऑब्जर्वेबल वेरिएशंस ऑफ कल्चरल फिनोमेना लाइक मिथ। और इस तरह से कई तरह के वेरिएशंस भी हमको देखने को मिलते हैं इन चीज़ों में, अलग अलग कल्चर में, जिसका एक एग्जांपल मिथ भी है। अच्छा देखिए ना, कैसे मिथ मेकिंग जो होती है अलग अलग कल्चर की, आप देखते हैं कि उन कल्चर्स के लोग कैसे उन मिथ्स से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। कहीं ना कहीं जो मिथ मेकिंग है, ऑब्वियसली जो मिथ मेकिंग है वो पूरा का पूरा एब्स्ट्रैक्ट नोशन है, ठीक है। हमारे पास अपनी अपनी लोक समाज की कुछ कहानियाँ होती हैं, फोकलोर्स होते हैं, है ना, कुछ लोक गाथाएँ होती हैं, उनका बड़ा प्रभाव होता है हमारी पर्सनालिटी पर, हमारी वे ऑफ लाइफ पर, हमारे बिहेवियर पर। हमारे जो प्रीडिसेसर्स हैं, हमारे फादर, ग्रैंडफादर या मदर, ग्रैंड मदर, जो बातें हमें वो बताते हैं, वो ऑब्वियस है कि वो हमारे जीवन जीने के तरीके और सलीके का निर्माण करता है। उन कहानियों के माध्यम से, उन मिथ्स के माध्यम से हमें एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए प्रेरित किया जाता है। दिस इनोवेटिव डायमेंशन in cultural anthropology is an echo of Saussure's notion of grammar। करें कि ये जो इनोवेटिव डायमेंशन है कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का, इसको समझ करके याद आती है सैश्योर के ग्रामर के नोशन की, एज एन एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर दैट अंडरलाई ऑल आर यूजेस ऑफ लैंग्वेज। किसकी याद आती है? ग्रामर की। ग्रामर की याद क्यों आती है? क्योंकि ग्रामर रूल बनाता है लैंग्वेज की वर्किंग का, जैसे हमारे लाइफ की वर्किंग का रूल बना रहे हैं मिथ्स हमारे,
देख रहे हैं कैसे चीज़ें पैरेलल पैरेलल चल रही हैं। मतलब मॉर्फीम के पैरेलल मिथीम मिला, साइन ऑफ सिस्टम या सिस्टम ऑफ साइन या साइन सिस्टम कह लीजिए के पैरेलल क्या मिला आपको, माइथोलॉजी मिली। और यहाँ पर ग्रामर के पैरेलल मिथ मेकिंग मिली। बात समझ में आ रही है? मिथ मेकिंग का जो प्रोसेस है वो ग्रामर के इक्विवेलेंट नज़र आ रहा है, उसके पैरेलल नज़र आ रहा है। However, Levi-Strauss was acutely self-reflexive about his own enterprise। कह रहे हैं कि हाँ, ये बात है कि ये चीज़ें करने के दौरान लेवी स्ट्रॉस सेल्फ रिफ्लेक्सिव थे, यानी खुद पर ध्यान था, खुद की बातों का ध्यान था उन्हें, तो सेल्फ रिफ्लेक्सिव थे। ये बड़ी अच्छी बात है, देरिडा ने इसकी प्रशंसा भी की, लेकिन एक जगह उसने क्वेश्चन कर दिया। क्या है वो, डिस्कस करेंगे। However, Levi-Strauss was acutely self-reflexive about his own enterprise. He had realized that in order to arrive at the conclusions, उनको ये एहसास हो गया था कि conclusions पर arrive यानी पहुँचते समय क्या होगा, he ultimately arrived, वो पहुँच गए। यही गड़बड़ हो गई, कंक्लूज़न पर पहुंचने की कोशिश में वो कंक्लूज़न पर कैसे पहुंच गए, कैसे आप कंक्लूड कर सकते हैं। दर्दा वही कहता है कि आप प्रयास कर सकते हैं कंक्लूज़न पर जाने का, लेकिन आप पहुंच नहीं सकते। लेकिन हाँ, he had realized that in order to arrive at the conclusions he ultimately arrived, he had to take recourse to the earlier binary assumptions। उनको ये एहसास हुआ कि ऐसा करने के लिए उनको जो पहले के बाइनरी एजम्पशंस हैं उनको लेना पड़ेगा, उनको कंसीडर करना पड़ेगा। कैसे बाइनरी अजम्पशंस, जैसे सैवेज सिविलाइज्ड का जो अजम्पशन है, नेचर कल्चर का जो है, एंड सो ऑन। नेचर कल्चर का जो बाइनरी है इसको काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था इन्होंने, लेवी स्ट्रॉस ने। शायद इसमें आगे डिस्कस हो तो हो, सारे डिस्कशन के बाद लास्ट में बात करेंगे उसकी हम। Then, in the course of his investigation, he abandons these opinions as inadequate। तो शुरुआत में लेवी स्ट्रॉस का ये मानना है कि स्टडी शुरू करते समय जो चीज़ें अवेलेबल हैं उसको तो लेना ही पड़ेगा, यानी भले वो चीज़ें गलत हों, भले वो चीज़ें सही ना हो, लेकिन उनको स्टडी का पार्ट बनाना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने बाइनरीज़ को अपने स्टडी का हिस्सा बनाया। इन द कोर्स ऑफ हिज इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान, जैसे जैसे इन्वेस्टिगेट करते गए, ही अबैंडन्स दिस अपोजिट्स एज इनएडिक्वेट। ये जो सो कॉल्ड अपोजिट्स हैं जो कि कंस्ट्रक्टेड हैं, तो कह रहा है कि ये देन इन द कोर्स ऑफ हिज इन्वेस्टिगेशन ही अबैंडन्स दिस अपोजिशंस एज इनएडिक्वेट। इन अपोजिशंस को उन्होंने खारिज कर दिया ये कह करके कि ये इनएडिक्वेट हैं, ठीक नहीं है, प्रॉपर नहीं है, बिकॉज द रिज़ल्ट ऑफ हिज इन्वेस्टिगेशंस प्रूव्स अदरवाइज, क्योंकि उनके इन्वेस्टिगेशन का रिज़ल्ट कुछ और कहता है, यानी जो एज्यूम किया वो सही नहीं है, ये कहता है। जैसे अगर याद होगा आपको 10th में कैसे आप रेशनल नंबर प्रूफ करते हैं, रेशनल इरेशनल नंबर, है ना। हिंदी में बोलें तो बोलते हैं ना कि करणी में 3 एक परिमेय संख्या है, प्रूफ कीजिए, है ना। तो करणी में 3 एक परिमेय संख्या नहीं, करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या, यानी √3 इज़ एन इरेशनल नंबर। आपको प्रूफ क्या करना है, √3 इज़ एन इरेशनल नंबर। इसको प्रूफ करने का तरीका क्या है, शुरू में आप मान लेंगे कि let us assume that √3 is not a rational number। ये मान लेंगे, यानी प्रूफ करना है कि इरेशनल नंबर है, जबकि हमने एज्यूम क्या कर लिया, मान लिया कि √3 एक रेशनल नंबर है। उसके बाद चूँकि वो रेशनल नंबर है तो उसकी प्रॉपर्टी रेशनल नंबर से मैच करनी चाहिए। तो उस क्रम में आगे जब हम बढ़ते तो हमको पता चलता है कि नहीं, √3 की प्रॉपर्टी तो मैच कर नहीं रही है रेशनल नंबर से,
तो अल्टीमेटली हम कंक्लूज़न पर पहुंचते हैं कि हमारा अजम्पशन गलत था और √3 रेशनल नंबर नहीं है, √3 इरेशनल नंबर है। तो ये भी एक तरीका प्रूफ करने का होता है। जैसे सिंपली अगर किसी को कहें कि अगर हम कहें कि प्रूफ करिए कि गाय बकरी नहीं है, तो तरीका एक ये है कि मान लें कि गाय बकरी है, तो बकरी में जो क्वालिटी होती है वो गाय में पानी चाहिए। तो हम देखते हैं कि कुछ क्वालिटीज़ ऐसी हैं जो कि उसके अंदर नहीं है, तो हम कहते हैं इसलिए सिद्ध हुआ कि गाय बकरी नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो यही अब इसी चीज़ को और क्लियर करने के लिए उन्होंने एक टर्म दिया, ब्रिकोलियर का कॉन्सेप्ट। पढ़ेंगे आगे। Therefore, the method of inquiry and its result are mutually incompatible. तो चूँकि उन्होंने माना ज़रूर कि जो अजम्पशन है उसको ले लिया जाए, कि क्लियर किया जाए कि है कि नहीं, रिज़ल्ट से क्लियर हो गया कि गलत बात है, तो इसलिए जो मेथड ऑफ इंक्वायरी है और जो रिज़ल्ट है वो दोनों क्या हैं, म्यूचुअली इनकम्पैटिबल, यानी दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इंक्वायरी कुछ और की जा रही है, रिज़ल्ट कुछ और आ रहा है। Nonetheless, one has to retain these distinctions without which no investigation is possible. करें इसके बावजूद जो है इन डिस्टिंक्शंस को रखना पड़ेगा, क्योंकि इनके एब्सेंस में इन्वेस्टिगेशन पॉसिबल होगा नहीं। यानी किसी भी चीज़ को नकारने के लिए पहले उसको स्वीकार करना पड़ता है कि माने जो बात सामने वाला कह रहा है वो भी एक बात हो सकती है। बात समझ रहे हैं? किसी भी चीज़ को नकारने के लिए उसको स्वीकार करना पड़ता है, उस कॉन्सेप्ट को। फिर उस पर आप वर्क करते हैं कि कैसे ये चीज़ सही नहीं है, क्योंकि ये सही के मापदंडों पर खरी नहीं उतरती। इन ऑर्डर टू रिजॉल्व दिस मेथडोलॉजिकल पैराडॉक्स, इस मेथडोलॉजिकल पैराडॉक्स को रिजॉल्व करने के लिए ही डेवलप द नोशन ऑफ ब्रिकोलियर। किसने? लेवी स्ट्रॉस ने एक नोशन लाया ब्रिकोलियर का। देखिए ये दूसरा टर्म है ना, ब्रिकोलियर का कॉन्सेप्ट लाया। ब्रिकोलियर क्या है? अच्छा, ब्रिकोलियर जो टर्म है ना, ये एक बाइनरी की तरह इन्होंने लिया इंजीनियर के अगेंस्ट। क्या है ब्रिकोलियर का मतलब? अ पर्सन हु यूजेस द इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर अवेलेबल टू हिम इमीडिएटली एंड गोज अबाउट द टास्क ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ब्रिकोलियर किसको कहा उन्होंने? एक उस इंसान को जिसके पास जो भी इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है उसको लेकर के पहुंच जाता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। इफ़ ही लेटर फाइंड्स दैट द इंस्ट्रूमेंट्स आर नो मोर यूज़फुल, जबकि बाद में उसको पता चलता है कि जो इंस्ट्रूमेंट वो लेकर के आया वो यूज़फुल नहीं हैं, ही रिजेक्ट्स दोज इंस्ट्रूमेंट्स एंड अडॉप्ट्स न्यू वंस। तो इसलिए वो उन पुराने इंस्ट्रूमेंट्स को छोड़ देता है और नया अपना लेता है। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ब्रिकोलियर के कॉन्सेप्ट के बहाने बहुत कुछ बताना चाह रहे हैं लेवी स्ट्रॉस, कि किसी भी बात को गलत प्रूफ करने के लिए पहले उसको एक्सेप्ट करो, फिर फर्दर इन्वेस्टिगेट करके प्रूफ कर दो कि ये बात गलत है, तब फिर नई बात एक्सेप्ट कर लो, करा दो। डिबेट में भी तो यही होता है ना। डिबेट में कोई एक बंदा कोई पॉइंट रखता है तो सामने वाला कहता है कि तुम्हारी ये बात अगर ऐसे है तो ऐसा क्यों नहीं है। दिस प्रोविजनल अरेंजमेंट इज वेरी सिमिलर रूल्स ऑफ लैंग्वेज। देखिए फिर से ब्रिकोलियर का कॉन्सेप्ट ग्रामेरियन से आप पैरेलल में ले लीजिए। कह रहा है कि ये जो अरेंजमेंट है प्रोविजनल अरेंजमेंट ही तो है ब्रिकोलियर का। शुरू में जब वो इंस्ट्रूमेंट्स लेता है तो वो फाइनली वर्क थोड़ी कर रहे हैं, कुछ समय के लिए है ना। जैसे आपको ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने पर क्या मिलता है? प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है, तो वो जीवन भर थोड़ी काम आएगा। उसका नाम ही है प्रोविजनल, वो ओरिजिनल नहीं है। कुछ समय के लिए वो काम करेगा जब तक ओरिजिनल नहीं मिल जाता। बात समझ में आ रही है? तो दिस प्रोविजनल अरेंजमेंट इज़ वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ द ग्रामेरियन। ये प्रोविजनल जो रूल है जो बना करके प्रस्तुत करने की कोशिश की लेवी स्ट्रॉस ने, कह रहे हैं ग्रामेरियन के उन रूल्स के लिए भी अप्लीकेबल है दैट आर अवेलेबल टू हिम, जो कि उनके लिए अवेलेबल होता है, बट लेटर मॉडिफाइज द रूल व्हेन ही कम्स अक्रॉस न्यू एक्सप्रेशंस। तो ग्रामेरियन जब नया एक्सप्रेशन पाता है तो वो रूल चेंज कर देता है। जैसे सिंपली है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि इवन कुछ कॉन्सेप्ट्स आप बनाते हैं अपनी पढ़ाई के दौरान, कुछ कॉन्सेप्ट बिना किसी के समझाए आप बना लेते हैं अपने दिमाग में, लेकिन बाद में उसके
इतर कोई चीज़ मिलती है, उससे कुछ अलग कॉन्सेप्ट की कोई चीज़ मिलती है, तो आप उसमें सुधार कर लेते हैं कि नहीं नहीं, ये हम जो सोचते थे ये सही नहीं है, ये गड़बड़ है। जैसे ऐसे समझिए, जैसे ग्रामर की क्या बात करें, मैं प्रोनाउंसिएशन की बात कर लेता हूँ। जैसे बचपन से आपने पढ़ा है BOY, बॉय, लगभग हर जगह पढ़ाया जाता है, बचपन में बच्चों को यही सिखाया जाता है, BOY, बॉय, बॉय मतलब लड़का। जब आप बड़े होते हैं, जब आप लिंग्विस्टिक्स पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको पता चलता है अरे ये तो BOY बॉय नहीं है, ये तो बॉय है। बॉय, बॉय मतलब लड़का। बॉय बोलिएगा तो लगेगा सामने वाले को गलत बोल रहे हैं आप, लेकिन फोनेटिकली वही सही है। तो बाद में आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं ये तो गड़बड़ है, आपने जान लिया, तो आप सुधार लेते हैं बस। बचपन से कोई चीज़ एक प्रोविजनली आप सीख करके चले आए हैं, लेकिन उसको ओरिजिनल नहीं समझना है। जब आप समझ लेते हैं कि सही बात क्या है, तो आप सही चीज़ को उसका सुधार कर लेते हैं, है ना। जैसे बचपन से एक और आदत डाली जाती है, इंग्लिश के बच्चों को OO करके पढ़ाया जाता है ना। जैसे BOOK, अब तो बोलने में मुझे अजीब लगता है, BOOK, बुक, बुक माने किताब। तो ये O का भी जो डबल करके का जो कॉन्सेप्ट है बोलने में, वो भी गड़बड़ है। क्या होना चाहिए, OO होना चाहिए, BOOK, ठीक है। क्यों होना चाहिए, इसके लिए आप सर्च करते रहिए, पता चल जाएगा। सो Derrida is quite respectful of the elements like self-reflexivity। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जो सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी है लेवी स्ट्रॉस में, इसकी काफ़ी प्रशंसा करते हैं Derrida। इसको लेकर के काफ़ी सम्मान जताते हैं लेवी स्ट्रॉस के लिए। किसके लिए, सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी के लिए, अनडिसेबिलिटी की जो बात वो करते हैं, प्रोविजनलिटी की जो बात करते हैं, ये सब टर्म, ये सब कॉन्सेप्ट लेवी स्ट्रॉस का Derrida को बड़ा अच्छा लगता है। बट ही इज़ वेहेमेंटली क्रिटिकल ऑफ द वे Levi-Strauss abandons the provisionality of methodology for the conclusiveness of this his theories। लेकिन वो इस बात को पॉइंट आउट करता है कि सारी बातें तो कह दिए आपने, प्रोविजनल कॉन्सेप्ट और फाइनल कॉन्सेप्ट की बात कर दी, लेकिन आप फाइनल पर जो पहुंच जा रहे हैं, जो आप कंक्लूज़न दे रहे हैं थियरीज़ का अपने, यहाँ पर आप गड़बड़ हैं। आप ये क्यों नहीं समझते कि आपने जो थियरी दी है, आपने जो कॉन्सेप्ट दिया है, वो भी प्रोविजनल है, वो अल्टीमेट नहीं है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप कंक्लूज़न पर पहुँच गए, ठीक है। Derrida seems to argue that the conclusions which Levi-Strauss reaches could also be equally provisional। बताते हैं, एक तर्क देते हैं कि हो सकता है कि लेवी स्ट्रॉस जिस कंक्लूजन पर पहुंचे हो वो भी प्रोविजनल हो, अ कंस्ट्रक्ट ऑफ हिज ओन ऑर्गेनाइजिंग माइंड, उनकी खुद के दिमाग की उपज हो, अगेन इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ पर्टिकुलर कल्चर, और इस तरह से वो खुद एक पर्टिकुलर कल्चर का प्रोडक्ट हो। क्या, वो कंक्लूजन्स जो लेवी स्ट्रॉस ने निकाल करके रखे। ही फॉल्स Levi-Strauss's penchant for positing his study of myths। तो फॉल्स का मतलब टू ब्लेम और क्रिटिक, पहले भी मैंने बताया है, वर्ब है ये। ही फॉल्स, वो क्रिटिसाइज करते हैं लेवी-स्ट्रॉस को। Levi-Strauss's penchant, ये पेंचेंट क्या होता है, अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू बिहेव इन अ सर्टेन वे, मतलब जो कर दिए सब सही ही है ना, एक स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी एक सर्टेन वे में बिहेव करने का। तो ये जो लेवी-स्ट्रॉस का पेंचेंट है, उसको लेकर के उसको क्रिटिक किया इन्होंने। ही फॉल्स लेवी-स्ट्रॉस's पेंचेंट फॉर पॉजिटिंग हिज स्टडी ऑफ मिथ्स और फॉर्मुलेशंस अबाउट ह्यूमन माइंड एज एम्पिरिकल ट्रूथ। वो कहते हैं कि ये जो ह्यूमन माइंड या फार्मूलेशन मिथ की कर रहे हैं ये लेवी-स्ट्रॉस, ये भी एक एम्पिरिकल ट्रूथ ही है। और एम्पिरिकल, चूँकि एम्पिरिसिज्म की बात हम लोग पहले कर चुके हैं, बता चुके थे कि कैसे हमेशा रियलाइजेशन की जो चीज़ें होती है वो सच नहीं होती हैं, जो प्रतीत होता है सच वो सच नहीं होता है। एम्पिरिसिज्म जो बात करता है ट्रूथ की, तो वो ट्रूथ एग्जैक्टली होता नहीं है, समटाइम्स वो भी गलत होता है। तो ये जो गलत होने की पॉसिबिलिटी है उसको दिमाग में रखने की ज़रूरत है। यही कहना चाह रहे हैं Derrida कि फाइनल ट्रूथ जैसा कुछ नहीं है। इस बात को नहीं समझा लेवी-स्ट्रॉस ने, ऐसा कहना है Derrida का। फॉर Derrida ऑल काइंड्स ऑफ ट्रूथ क्लेम्स आर लोगोसेंट्रिक। Derrida के लिए हर ट्रूथ मेकिंग
का जो एक क्लेम है वो लोगोसेंट्रिक है, लोगोसेंट्रिज्म से प्रभावित है। लोगोसेंट्रिज्म अगेन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्या होता है? बिलीफ इन अ सिस्टम ऑफ थॉट दैट क्लेम्स लेजिटिमेसी बाय रेफरेंस टू एक्सटर्नल यूनिवर्सली ट्रूथफुल प्रपोजिशंस। यानी अ बिलीफ इन अ सिस्टम ऑफ थॉट, एक तरह की बिलीफ ऐसे सिस्टम ऑफ थॉट में जो क्लेम करते हैं अपने लेजिटिमेट होने का एक्सटर्नल यूनिवर्सल ट्रूथफुल प्रपोजिशन के बतौर, उनकी हेल्प से, यानी ट्रुथ होने का क्लेम जो किया जाता है ना। एंड एब्रप्टली रप्चर्स, तो इससे क्या होता है? ये रप्चर कर दे। बड़ा अच्छा वर्ड है रप्चर। रप्चर का मतलब होता है अ क्रैक और ब्रेक इन समथिंग, है ना। एब्रप्टली रप्चर, तो ये जो ट्रूथ क्लेम है वो रप्चर कर देता है द अनलिमिटेड प्ले ऑफ पॉसिबल मीनिंग्स। उस चीज़ को तोड़ देता है कि किसी चीज़ की कितनी प्ले ऑफ मीनिंग्स हो सकती है, कितनी मीनिंग्स जनरेट हो सकती है, उस चीज़ को ये रोक देता है, लिमिटेड कर देता है, उसको रप्चर कर देता है। दिस करेज टू रिजेक्ट एन इल्यूजरी सर्टिट्यूड, जो निश्चितता का भाव है, जो कि इल्यूजरी है, जो कि भ्रामक है, जो कि सच में है नहीं, उसको रिजेक्ट करने का जो ये भाव है, जो ये कॉन्सेप्ट है, जो करेज है, जो दरिदा में आया, प्रोफेसर पटनायक कहना है दरिदा सीम्स टू इनहेरिट फ्रॉम नीत्शे। ऐसा लगता है कि ये जो करेज है, ट्रुथ क्लेम को रिजेक्ट करने का जो करेज है, ये दरिदा में नीत्शे से आया हुआ है, नीत्शे से आया हुआ है। ठीक है, तो आज बात एंथ्रोपोलॉजी की रही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात फिलॉसफी की करेंगे। ठीक है, उसमें आएंगे नीत्शे बाबा। चलिए, शुक्रिया।